गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लोग लास्ट टर्म पर महात्मा गांधी को शुरू कर चुके थे, जिसमें अपन लोगों ने थोड़ा सा उनका जीवन परिचय के बारे में देखा था कि क्या उनकी वर्किंग थी, किस प्रकार से उन्होंने अपने आइडियाज़ को रखा। आज हम लोग डिटेल में उनका परिचय देने जा रहे हैं, और वो ये है कि गांधी जी का जो पूरा नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ में पोरबंदर नाम के नगर में एक वैष्णव परिवार में हुआ था। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में हुई। गांधी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी पोरबंदर में हुई थी, और 10वीं की कक्षा उन्होंने 1887 में पास की, और इसके बाद भावनगर के सामल 10 कॉलेज में उन्होंने प्रवेश लिया। लेकिन इसी बीच वो अपनी पढ़ाई छोड़ करके कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए। गांधी जी ने इंग्लैंड में रहते हुए भागवत गीता का अध्ययन किया, और यही पुस्तक उनके जीवन की पथ प्रदर्शक, आध्यात्मिक निर्देशक और आध्यात्मिक इनकी अध्येता बन गई। 1891 में गांधी जी बैरिस्टर बनकर भारत लौटे, लेकिन वकालत के व्यवसाय में उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। कारण ये था कि छल कपट, धूर्तता, चतुराई से वो अपने आप को पूरा दूर रखे हुए थे। ऐसी स्थिति में उन्हें वकालत के क्षेत्र में कोई खास सफलता नहीं मिली। उन्हें दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी नाम की एक मुस्लिम व्यापारिक संस्था में उसके दक्षिण अफ्रीका के कानूनी कार्य की देखरेख के लिए उनको काम मिला। परिणाम स्वरूप 1893 में गांधी जी डरबन, साउथ अफ्रीका चले गए और वहां पर सन 1914 तक रहे। दक्षिण अफ्रीका का जो गांधी जी का प्रवास काल रहा वो राजनीतिक जीवन के लिए एक प्रयोग काल सिद्ध हुआ। एक प्रकार से वो एक्सपेरिमेंट पीरियड साबित हुआ। यहीं पर गांधी ने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। यहीं पर उन्हें दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार की रंगभेद नीति का निजी रूप में एहसास हुआ, और यहीं पर गांधी जी ने अन्याय, अत्याचार और दमन के विरुद्ध अहिंसक सत्याग्रह आंदोलनों का संचालन किया तथा उद्देश्यों में सफलता प्राप्त की, और दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह आंदोलन के लिए एक प्रयोगशाला सिद्ध हुई। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस, ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, फिनिक्स फॉर्म और टॉलस्टॉय फॉर्म इन संगठनों की स्थापना की। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म से इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज्य की रचना की। जब गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे वहां पर उन्होंने अपनी अनेक सेवाएं शुरू करी। जैसे 1899 में बोअर युद्ध के समय इंडियन एम्बुलेंस कोर का गठन किया, जिसके लिए उन्हें बोअर युद्ध पदक प्रदान किया गया। 1906 में जुलू विद्रोह के समय इंडियन स्ट्रेचर बेयरर कोर की स्थापना की। प्रथम युद्ध के समय उन्होंने इंग्लैंड में इंडियन एम्बुलेंस कोर को संगठित किया। 1915 में भारत लौटने पर सरकार ने गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की काफी सेवा की, जिसके लिए उन्हें केसरी हिंद स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। गांधी जी ने सन 1915 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम की स्थापना की, जो साबरमती आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह आश्रम सत्याग्रहियों के लिए शरण एवं प्रशिक्षण स्थल था। गांधी जी ने भारत में अनेक अहिंसक सत्याग्रह आंदोलनों का संचालन किया। अप्रैल 1917 में चंपारण बिहार में नील की खेती करने वाले किसान, जनवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद की सूती कपड़ा मिलों के मजदूरों
और खेड़ा गुजरात के किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए अहिंसक सत्याग्रह आंदोलनों को शुरू किया और उनमें सफलता हासिल की। 1920 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी भारतीय राजनीति के मुख्य कर्णधार बने रहे और जीवन पर्यंत कांग्रेस के लिए कार्य करते रहे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, खिलाफत का मूवमेंट, इन सब के मुद्दों के ऊपर कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया। गांधी जी ने 1930 से 34 के बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किया, जिसका मूल उद्देश्य था दांडी में नमक कानून को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करना। इस आंदोलन के दौरान दिल्ली में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसकी व्यवस्थाओं के फलस्वरूप, जिसके प्रोविजंस के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन को थोड़े समय के लिए स्थगित किया गया और गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन के असफल होने पर आंदोलन को पुनः शुरू किया गया और जिसे 1934 में समाप्त कर दिया गया। सन 1933 में गांधी जी के द्वारा हरिजन नाम के एक साप्ताहिक पत्र की स्थापना की गई, जिसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में प्रकाशित किया जाता था। 1936-37 में गांधी जी ने शिक्षा की वर्धा योजना को पेश किया, जिसका मूल उद्देश्य था शिक्षा को हस्तकलाओं पर आधारित करना, जिसे वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा भी कहते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में सन 1940 में सत्याग्रह आंदोलन को शुरू किया गया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसमें करो या मरो का आह्वान किया गया। गांधी जी ने कांग्रेस को एक बुद्धिजीवियों, एक मध्यम वर्गीय संगठन से एक जन साधारण का संगठन बना दिया, जिन्होंने सर्वसाधारण में साहस, निडरता, निर्भय की भावना का संचार किया। और ये गांधी जी की प्रेरणा का ही फल था कि सत्याग्रही ब्रिटिश संगीनों की भूख, तोपों की प्यास बुझाने के लिए सामने आकर के खड़े हो जाते थे। गांधी जी ने अपने अहिंसक आंदोलनों के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि अहिंसक सत्याग्रही भी उसी प्रकार प्रशिक्षित और अनुशासित किए जा सकते हैं जिस प्रकार से एक सैनिक किया जा सकता है। उन्होंने नैतिक साधनों की श्रेष्ठता को सिद्ध किया और साध्य और साधनों की पवित्रता पर बल दिया। गांधी सत्य, अहिंसा, प्रेम और भ्रातृभाव के पुजारी थे। अपने ही ढंग से उनकी व्याख्या करके वह व्यक्ति को उसकी जो विकृत प्रवृत्तियां थीं उनसे उसका ध्यान हटाना चाहते थे, राजनीति को पवित्र करना चाहते हैं और उसे धर्म और न्याय पर आधारित करना चाहते हैं। व्यक्ति में प्रेम और स्वतंत्रता का संचार करना चाहते हैं और व्यक्ति को पुरुषार्थ का महत्व चाहते हैं। गांधीवादी जीवन शैली या जीवन दर्शन से संबंधित है, किसी सिद्धांत से नहीं। यहाँ हम देखेंगे कि गांधी सबके कल्याण की बात करते हैं। वो हिंसक शस्त्रों के स्थान पर अहिंसक शस्त्र को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं और शत्रुता के स्थान पर मित्रता, घृणा के स्थान पर प्रेम का सबक सिखाते हैं। उनके कार्य की प्रेरणा का स्रोत सत्य, धर्म और ईश्वर है। गांधी जी ये कहते हैं कि जितनी मात्रा में साधनों की पवित्रता और शुद्धता होगी, उतनी ही मात्रा में साध्य लक्ष्य पवित्र और श्रेष्ठकर होगा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका और भारत में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्य किए, वे सिद्ध करते हैं कि वे भक्ति योगी, ज्ञान योगी और कर्म योगी रहे। गांधी के विचारों को हम यदि देखें तो ये कहेंगे कि व्यापक है, बहुमार्गी हैं,
विभिन्नतामय हैं, जहाँ एक ओर वो व्यक्तिवादी, व्यावहारिक आदर्शवादी, समाजवादी, उदारवादी, अनुदारवादी, राष्ट्रवादी, अंतर्राष्ट्रवादी, सर्वोदयवादी हैं, मानवतावादी हैं, तो दूसरी तरफ गांधी ऋषियों की भाषा बोल रहे हैं, जिसमें सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, क्षमा, भातृभाव की भावना है। तो दूसरी तरफ वे आधुनिक रूप में जन समूह के सर्वोत्तम नेता भी हैं। इसी प्रकार से अराजकतावादी, व्यक्तिवादी, आदर्शवादी भावना से ओतप्रोत हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी भावना का असर भी हमको उनके ऊपर देखने को मिल रहा है, जहाँ वे निरपेक्ष प्रभुता और सत्ता के विरोधी हैं, तो वहाँ वे दूसरी तरफ गांव रूपी संघों में समन्वय स्थापित करने तथा व्यवस्था के लिए राज्य को आवश्यक भी समझते हैं। वे राज्य के पक्के भक्त और कानून का पालन करने वाले हैं। एक तरफ राजनीतिक और आर्थिक विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं, तो दूसरी तरफ वो सर्वोदय के लिए यदि आवश्यक है तो औद्योगिकीकरण और राष्ट्रीयकरण से भी नहीं हिचकिचाते। हालांकि इसके संदर्भ में उन्होंने बहुत कम मात्रा में गुंजाइश रखी है। एक तरफ कार्ल मार्क्स के राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज के समर्थक हैं, तो दूसरी तरफ वो मार्क्स के इतिहास की भौतिक व्याख्या का विरोध कर रहे हैं। वर्ग संघर्ष और हिंसा के प्रयोग के घोर विरोधी हैं। गांधी जी हिंसा को स्वीकार नहीं करते। श्रेणी समाजवादी और बहुलवादियों की भांति गांधी जी ने ऐच्छिक समुदायों की आवश्यकता पर बल दिया और सामाजिक और आर्थिक जीवन के विकास के लिए उन्हें अनिवार्य भी माना है। उन्होंने राज्य को एक समुदाय मानते हुए उसके कार्य को सीमित रखा। इस संदर्भ में गांधी उदारवादी और नैतिकतावादी हैं। वे जीवन में स्वनियंत्रण और संयम को बहुत महत्व देते हैं। जीवन में अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को महत्व देते हैं। उनके लिए जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक उपयोग करता है वो गरीबों का शोषण करता है तथा उन पर अन्याय करता है। गांधी जी के विचारों में कोई एक धर्म, सिद्धांत या पद्धति को ही एक एक्सक्लूसिव रूप में मान्य नहीं माना है, बल्कि उनके अनुसार मानव सेवा ही एक सर्वश्रेष्ठ कर्म है और इसी में उन्हें ईश्वर के सत्य के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। उनके विचारों का आधार सत्य, अहिंसा, प्रेम तथा मानवतावादी दृष्टिकोण है और टेक्निक है उनकी सत्याग्रह। कल अपन लोग गांधी जी के विचारों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व थे, कौन कौन सी पर्सनैलिटीज थीं, उनका अपन लोग अध्ययन करेंगे। थैंक यू।